जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 105। आज के लेक्चर में हम इंटरनल कंट्रोल की कुछ केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। एक हमारा वॉल्यूम 2 की केस स्टडी नंबर 1 पार्ट बी है और फिर वॉल्यूम 1 में से 12A, 15A, 18A 1B सेल सिस्टम पे बेस कर रही है। फिर एक केस स्टडी परचेज सिस्टम की है, पेरोल की और इन्वेंट्री की। यानी हमने 4 सिस्टम अभी तक स्टडी किए हैं: सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल, इन्वेंट्री। इन चारों की एक एक केस स्टडीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। इसका मतलब अगर आज का आप ये 1 घंटा अटेंटिवली सुन लेते हैं तो आप इंशाल्लाह इंटरनल कंट्रोल के चारों सिस्टम की केस स्टडीज़ को अटैम्प्ट करने के, हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। वैसे अगर होम असाइनमेंट साथ साथ कर रहे हैं तो उम्मीद है अभी भी आपको एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होगी केस स्टडीज़ की और इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। स्टार्ट करें जी डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 1 पार्ट बी केस स्टडी है। देख के पता चल रहा है केस स्टडी है। रिक्वायरमेंट: आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेस। कंट्रोल के लफ्ज से हमें पता चला इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है और कंट्रोल वीकनेस पूछ रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पूछ रहा। कंट्रोल वीकनेस इन सेल्स एंड रिसीवेबल प्रोसेस। तो पता चल गया सिस्टम भी कौन सा है, सेल्स का। रिसीवेबल भी चूंकि सेल से ही रिलेट करते हैं तो सेल सिस्टम भी कवर होते हैं। in sales and civil process of SPL along with their possible effects and give your recommendation to SPL। 3 चीजें पूछ रहा है: वीकनेस, इम्प्लीकेशन, रिकमेंड। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंट्रोल वीकनेस ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो इसका कंपनी को, बिजनेस को नुकसान क्या हो सकता है। अच्छा आप नोट कीजिए, उसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके नहीं पूछी तीनों चीजें एक ही सेंटेंस में। टेबल में हाँ टेबल में, क्योंकि उसे पता क्या ये आपने एक ही पेज पे करनी होंगी। अगर वैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर भी लेता तो फिर भी आप इसको एक ही पेज पे बनाते, क्योंकि वीकनेस के साथ ही उसकी इम्प्लीकेशन और उसकी रिकमेंडेशन होना जरूरी है। ऐसे नहीं करना वीकनेसेस सारी इकट्ठी कर दी, रिकमेंडेशन सारी इकट्ठी कर दें और रिकमेंडेशन सारी इकट्ठी, ऐसे नहीं करना। 1 to 1, 1 to 1। हर वीकनेस के आगे उसके इम्प्लीकेशन, उसकी रिकमेंडेशन, अगली वीकनेस उसकी इम्प्लीकेशन, उसकी रिकमेंडेशन। चलिए रिक्वायरमेंट पता चल गया। सेल सिस्टम, कितने स्टूडेंट्स ने सेल सिस्टम पढ़ा हुआ है? शाबाश। यू आर जॉब इन चार्ज ऑफ ऑडिट ऑफ सैम्बर लिमिटेड SPL, इंगेज इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंट्रोल इस नहीं है? अभी सिस्टम ही स्टडी नहीं किया, अभी तो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेल सिस्टम डिस्कस नहीं किया, वीकनेस कहां से निकाले हम? योर टीम हैज परफॉर्म्ड ए वॉक थ्रू ऑफ द सेल्स। वॉक थ्रू क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। वॉक थ्रू का मतलब है सारे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, स्टार्ट से लेके एंड तक। वॉक थ्रू ऑफ द सेल्स एंड सिविल प्रोसेस विच इज समराइज्ड एज फॉलो। कह रहे ये समरी है, आपने वॉक थ्रू किया सेल्स एंड सिविल। इस लाइन से कोई वीकनेस सामने आती है? अभी सेल सिस्टम बताया ही नहीं, वीकनेस कैसे निकाल लें? नहीं निकाल सकते वीकनेस। आगे चलते हैं। पहला, SPL हैज एम्प्लॉयड ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स एंड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल कस्टमर्स। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी जिम्मेदारी है न्यू कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनसे ऑर्डर लेना। तो अच्छी बात है, सेल्स में ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है ताकि न्यू कस्टमर्स को फाइंड करे, उनसे ऑर्डर लें। सेग्रीगेशन, यहाँ पे उस वक्त सेग्रीगेशन और ड्यूटीज आता जब कहता कि यही बंदा क्रेडिट लिमिट भी सेट कर रहा है, या ये डिस्काउंट या प्राइस भी सेट कर रहा है, उस सूरत में कंट्रोल वीकनेस होती। अभी नहीं है तो कोई ना कोई बंदा तो करेगा ये काम।
जो कस्टमर को फाइंड करेगा वही ऑर्डर लेगा ना, ठीक है। सेल एजेंट है बेसिकली, वो कह रहा है सेल एजेंट अपॉइंट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कन्विंस हो आगे। ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड इन ए प्री नंबर्ड ऑर्डर फॉर्म ड्यूली साइंड बाय कस्टमर्स। ये तो अच्छी बात है, प्री नंबर्ड होना, साइन होना अच्छी बात है, इसीलिए इसको इग्नोर कर दें। हाँ, तो उसमें ऑर्डर पे दोनों पार्टियों के कभी एग्रीमेंट किया नहीं, इसीलिए एग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर टेकिंग द, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड कंट्रोल की बात कर रहे हैं इसमें कि साइन कर रहे हैं, ठीक है, प्री नंबर्ड है, लेकिन हमने इसको, ये इतना अच्छा कंट्रोल था, हमने इग्नोर क्यों कर दिया? इतना अच्छा कंट्रोल क्यों इग्नोर कर दिया? वीकनेस है। लगाएं सर, एक जोर के लगाएं इसको। कौन है भाई? आप आए कहाँ से? मैं तो आपको देखी पहली दफा रहा हूँ। उसके भाई हैं? अच्छा, हाइब्रिड वाले भाई। हाँ भाई, सर। हाँ भाई, ये गुड कंट्रोल है, इसको इग्नोर क्यों किया? अरे शाबाश, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं वीकनेस आइडेंटिफाई करो, तो वीकनेस के ऊपर फोकस करना है, गुड कंट्रोल पे थोड़ी करना है। आफ्टर टेकिंग द कस्टमर ऑर्डर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेंशन द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट एंड, आगे सुन तो लें, हो सकता है वो, एंड क्रेडिट टाइम आफ्टर वर्बली कंफर्मिंग देम विद द डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑन द ऑर्डर फॉर्म। एक मिनट, यहाँ पे जरा समझिए, वो क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड खुद डिसाइड नहीं कर रहा, वो डायरेक्टर ऑपरेशन डिसाइड कर रहा है, ये तो सिर्फ मेंशन कर रहा है उसके ऊपर। हाँ, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है, क्रेडिट है वर्बली कर रहा है। हमारे ऑडिट में जो चीजें हैं वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, और रिटन भी कच्ची पेंसिल से क्या, ना 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 ना, पक्की पेंसिल से, पेन से, ब्लैक पेन से, ठीक है। आपको याद है एक क्वेश्चन यहाँ पे तो कह रहे ना वर्बल, तो आपने एक क्वेश्चन में उसने कहा था पेंसिल से कोई काम किया है, हमने कहा था ये भी वीकनेस है, याद है? कहाँ कहा था? इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में। जी जी, इसमें इशू है, क्रेडिट लिमिट अगर वो खुद वो करे इसमें कोई इशू नहीं। क्रेडिट लिमिट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं कर रहा, डायरेक्टर ऑपरेशंस कर रहा है, उसे फोन पे बता रहा है, लेकिन वो वर्बल कह रहा है ना, वो कोई बताए वो कोई लिख दे, एविडेंस तो नहीं है ना, ठीक है। रिटन अप्रूवल होनी चाहिए। ये उसने एक और केस स्टडी में पूछा था कि एक आईटी का बंदा था, उसे, ये आईटी वाले चैप्टर की केस स्टडी थी, आईटी वाला बंदा, उसने कोई प्रोग्राम में चेंज किया, ऐसा चेंज किया सारा सिस्टम ही ठप हो गया, डाउन हो गया, और बाद में पता चला, उससे पूछा भाई तूने चेंज क्यों किया था? उसने कहा मुझे वो डायरेक्टर ने कहा था। उन्होंने कहा, हमने कहा कि लिखत पढ़ा, तो उसने कहा ज़बानी कहा था। तो क्या जो प्रोग्रामर है उसे वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सारा प्रोग्राम चेंज कर देना चाहिए? तो क्या इस बंदे को वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना चाहिए? नहीं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो, अगर वो खुद ही क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा होता वो प्रॉब्लम होती, लेकिन इसमें वो खुद क्रेडिट लिमिट सेट नहीं कर रहा, वर्बल काम कर रहा है। एक वीकनेस होगी सेल्स की, इंप्लीकेशन क्या होगी? इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, ठीक, हाँ जी, या वो अप्रूव कर सकता है अगेंस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर ऑपरेशंस, बिल्कुल। तो रिकमेंडेशन क्या होगी कि सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स
credit limit and credit period should be approved in written form by director operations. Sales representative then forwards one copy of the order form to the warehouse, another copy to the factory accountant. वो एक वेयर हाउस को भिजवा देता है, ये वेयर हाउस से मुराद डिस्पैच डिपार्टमेंट शायद उसका, और एक फैक्ट्री अकाउंटेंट को भिजवा दे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवा दे। कस्टमर को नहीं, कस्टमर को भी दे रहा होगा ना, कस्टमर्स को भी दे रहा, हाँ सेल्स ऑर्डर की कॉपी कस्टमर को दे रहा होगा। जो चीज नहीं बताई हम क्यों अज्यूम करें? हाँ एक दो चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं। आई कैप कहता है एक दो चीजें अज्यूम करो, जैसे जब आई कैप कहता है मैं इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट का क्वेश्चन दूं ना और उसमें सिर्फ इतना बताऊं कि उसने क्वांटिटी को वेरीफाई किया है, तो आप ये अज्यूम करो कि कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई। जब मैं कहूं ना कि चीजें रिसीव हो रही हैं परचेज सिस्टम में, तो आगे कुछ ना बताऊं, सिर्फ ये कहूं पर चीजें रिसीव होके परचेज ऑर्डर के साथ मैच हो रही हैं, तो आगे कुछ ना बताऊं, तो अज्यूम कर लो कि उनकी क्वांटिटी मैच हो रही है, क्वालिटी मैच नहीं हो रही। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारा एक ही वीकनेस आई सामने। आगे वर्बल वाली, वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीटेड ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम द वेयर हाउस accompanied by manually prepared pre-numbered delivery note। वेयर हाउस सुपरवाइजर ऑर्डर कंप्लीट करके डिस्पैच कर देता है। अच्छा मैन्युअली प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम है? मैन्युअली करें या आईटी सिस्टम से करें, बात एक ही है, एविडेंस दोनों में हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। He keeps a copy of delivery note and sends another to फैक्ट्री अकाउंटेंट। वो एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक कॉपी फैक्ट्री अकाउंटेंट को भिजवा देता है। कस्टमर की अच्छा इसको अपने जहन में रख ले, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, शायद आगे चल के बता दे कि मैं अभी लिख दूं, अभी कस्टमर एक्नॉलेजमेंट की वीकनेस लिख दूं कि वेट कर लूं, हो सकता है आगे किसी लाइन में कह रहा हो कि एक्नॉलेज कर रहे हैं, वेट कर लेते हैं जी। डिस्पैच, हाँ एक और कंट्रोल था, डिस्पैच करने से पहले इंडिपेंडेंट पर्सन इसको रीचेक करे क्वांटिटी को कि वो सेल्स ऑर्डर के मुताबिक ही हो रही है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, तो एक दूसरी वीकनेस हमारे सामने आ गई, डिस्पैच करने से पहले रीचेकिंग नहीं हो रही, और एक एक्नॉलेजमेंट की बात हमने होल्ड कर ली। 4 तो साइनिंग जीडीएन वो एक ही बात है, इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक नहीं कर रहा या जीडीएन को साइन नहीं, वो एक ही बात है। Factory accountant manually prepares a pre-numbered invoice using the details mentioned on the order form। खाली ऑर्डर से कर रहा है, जीडीएन से नहीं कर रहा। ऑर्डर से तो उसे क्वांटिटी उठानी चाहिए, प्राइस कहां से उठानी चाहिए, सॉरी ऑर्डर से उसे प्राइस उठानी चाहिए, क्वांटिटी उसे जीडीएन से उठानी चाहिए। क्वांटिटी ऑर्डर फॉर्म से, इंस्टॉलमेंट में अगर आप सेल कर रहे हैं तो फर्क आ जाएगा। Factory accountant also ensures that customer should not exceed the maximum credit limit after the new order। जब जिस जगह पे ये पर मुझे बताइए ये क्रेडिट लिमिट चेक हो रही है, ये इनवाइस प्रिपेयर करते हुए चेक होनी चाहिए कि सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए, ये टेस्ट सेल्स ऑर्डर के वक्त में होना चाहिए एक्सेप्ट करते हुए। इनवाइस प्रिपेयर करते हुए करा गलत है। उसे क्रेडिट लिमिट कब चेक करनी चाहिए, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग सेल्स ऑर्डर, बाद में नहीं। ये वीकनेस है जी, रिकमेंडेशन भी बता दी। फैक्ट्री अकाउंटेंट नॉर्मली सेंड्स वन कॉपी ऑफ इनवॉइस टू द कस्टमर अलोंग विद डिलीवरी नोट एंड कीप्स द सेकंड कॉपी अलोंग विद द ऑर्डर फॉर्म इन द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कोई इशू?
हाउएवर कितनी तीन वीकनेसेस होगी हमारी, और एक हमने होल्ड की हुई है कस्टमर एक्नॉलेजमेंट वाली. हाउएवर ड्यू टू डिले इन रिसीविंग द ऑर्डर इंफॉर्मेशन, इनवॉइस इज समटाइम्स सेंट आफ्टर द डिलीवरी. ड्यू टू डिले इन रिसीविंग द ऑर्डर इंफॉर्मेशन, इनवॉइस, यानी पहले ये कह रहा है कि डिलीवरी के साथ ही डिलीवरी और इनवॉइस दोनों साथ भेजते हैं, पहले ये कह रहा है, जो कि ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है वो इनवॉइस की बेस पे होती है. इनवॉइस जो बनती है वो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होती है. लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है हाउएवर ड्यू टू डिले इन रिसीविंग द ऑर्डर इंफॉर्मेशन, इनवॉइस इज समटाइम्स सेंट आफ्टर द गुड्स पहले डिलीवर हो जाती हैं, इनवॉइस बाद में. इसका मतलब कट ऑफ एरर होगा. इम्प्लीकेशन क्या होगी? सेल्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी. कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो आपने डिस्पैच कर दी हैं, रिकॉर्ड नहीं की, ये इम्प्लीकेशन हो जाएगी. और इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि साइमल्टेनियसली जैसे ही डिस्पैच की जाए फौरन सेल्स रिकॉर्ड की जाए. 4 हो गए. ईच फ्राइडे फैक्ट्री अकाउंटेंट इनपुट्स द वीक्स इनवॉइसेस इनटू कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग सॉफ्टवेयर. हाँ, डेली करना चाहिए, ठीक है. एट ईच, अगर डेली नहीं करेंगे तो वीकली में क्या प्रॉब्लम है? कट ऑफ एरर हो सकता है. At each month end, factory accountant prepares age analysis and follow-ups with customers who have not paid within their credit limit. हर मंथ एंड पे एज एनालिसिस प्रिपेयर किया जाता है और फॉलो किया जाता है जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की. एजिंग एनालिसिस प्रिपेयर करना चाहिए. ये हाँ, ये कंट्रोल ठीक है. तो अब हमारा जो कस्टमर एक्नॉलेजमेंट वाला रह गया था वो, हाँ, वो कहीं भी नहीं बताया हम, वो यहाँ पे फिर इंक्लूड कर देंगे. A customer acknowledgement is not being received. Clear? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. पूछना. फॉलो अप विद कस्टमर्स. वो फॉलो अप का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टिगेट करना कस्टमर से कि क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे, और अगर लगे कि इससे पेमेंट नहीं आएगी तो उसको राइट ऑफ करना. ये इसके शामिल है इसी सेंटेंस में कि प्रोविजन या बैड डेट की एंट्री भी ये कर रहा होगा. नेक्स्ट 12वे. अभी हमने किस सिस्टम की का क्वेश्चन किया? सेल्स सिस्टम. और ये प्यारे भाई मुझे बताएंगे इसमें वीकनेसेस क्या क्या थी. जरा रिवाइज कर लें, कोई रिवाइज कर लें जरा हमें. से अभी जो केस स्टडी हमने की है इसमें क्या क्या वीकनेसेस थी? एक कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही थी, उसको चीजें डिस्पैच कर, वर्बल क्रेडिट लिमिट एंटर की जा रही थी. 2, ये कह रहे हैं क्रेडिट लिमिट चेक नहीं की जा रही थी, चेक की जा रही थी, लेट की जा रही थी, लेट की जा रही थी. हाँ जी. और इनवॉइसेस वीकली, डेली की बजाय वीकली बेसिस पे रिकॉर्ड की जा रही थी. और वो सेल ऑर्डर की बेस पे डिलीवरी नोट लेजर में पोस्ट, सेल्स ऑर्डर की बेस पे लेजर में रिकॉर्डिंग इनवॉइस में खाली ऑर्डर नहीं, सेल्स की रिकॉर्ड. हाँ, इनवॉइस और डिलीवरी नोट डिफरेंट डेट्स पे सेंड किए जा रहे थे. हालांकि जिस दिन गुड्स डिस्पैच कर दें उसी दिन इनवॉइस प्रिपेयर होनी चाहिए. अच्छा, अकाउंट्स में एंट्री किस बेस पे करनी चाहिए? जिस दिन जीडीएन गुड्स डिस्पैच हुई उसी दिन ही इनवॉइस प्रिपेयर होनी चाहिए और उसी दिन अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए. असल में जीडीएन, जिस दिन जीडीएन हुई उसी दिन सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिस दिन के, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, हाँ, सेल्स इज रिकॉर्डेड एट टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करें? रिक्वायरमेंट पढ़ें. क्या कह रहा है? लफ्ज वीकनेसेस से क्या पता चला? कंट्रोल. लफ्ज रिस्क से क्या पता चला? लफ्ज थ्रेट से क्या पता चला?
इवेल्युएट द अबव सिचुएशन से क्या पता चला? कुछ भी नहीं, ऊपर पता चलेगा। और कोर्स ऑफ एक्शन से क्या पता चला? कि जो भी सिचुएशन है उस लिहाज से प्रोसीजर बताओ। अगर वो सिचुएशन कहीं पे स्पेसिफिकली डिस्कस हुई है किसी चैप्टर में तो वो प्रोसीजर बताओ, अगर डिस्कस नहीं हुई अपनी जजमेंट के लिहाज से प्रोसीजर बताओ। Identify the weakness in internal control system of AL and their possible effect and give your recommendation to AL। देखिए रिक्वायरमेंट से ये पता चल गया इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस का क्वेश्चन है। सिस्टम कौन सा है? सेल्स है, परचेज है, इन्वेंट्री है, कैश एंड बैंक है, फिक्स एसेट, पेरोल। कैसे पता चलेगा? पढ़ के 12A You are the audit senior at Advanced Limited, which is engaged in the business of assembling and marketing of consumer electronics. The process followed by AL for procurement is as follows. यहाँ तक कोई weakness, अभी तक सिस्टम ही नहीं बताया, तो अभी तो नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है, सिस्टम बताया ही नहीं, वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखें शायद आगे सिस्टम बताने लगा। स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट कौन सा है? वेयर हाउस डिपार्टमेंट जनरेट्स ए न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड परचेज रिक्विजिशन व्हेन द क्वांटिटी फॉल्स बिलो रीऑर्डर लेवल। बहुत, ये तो अच्छा कंट्रोल है। हाँ, तो रीऑर्डर लेवल से नीचे जाए तभी ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा कंट्रोल है, इसीलिए इसको क्या करें? इग्नोर। क्यों इग्नोर? रिक्वायरमेंट कह रही है वीकनेसेस बतानी है। परचेज रिक्विजिशन शोज द नेम ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड इज साइंड बाय द स्टोर ऑफिसर। स्टोर ऑफिसर ही साइन करेगा। द अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन इज फॉरवर्डेड टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट। ये भी ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट में कोई भी वीकनेस ना हो? हो सकता है, लेकिन फिर इसका मतलब है साहब बराबर करने के लिए आगे किसी पॉइंट में शायद दो भी हो। परचेज डिपार्टमेंट हैज ए लिस्ट ऑफ सप्लायर विच वाज प्रिपेयर्ड इन 2005 2015। क्यों? हो सकता है आज 2016 हो। वही ना सर, साल तो पता चले पहले। साल तो हाँ, तो उससे रिक्वायरमेंट में साल भी, लेकिन नहीं भी है तो इसका मतलब है करंट ईयर अज्यूम कर लें। ये समय 2018 का क्वेश्चन था, 3 साल पहले, आउटडेटेड लिस्ट है। इसे क्या करना चाहिए? पहली वीकनेस सामने आ गई। आगे बाय इंक्लूडिंग ऑल द सप्लायर्स। हाँ, इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि सब्सिक्वेंटली गुड सप्लायर हु मे सप्लाई गुड्स एट लोअर रेट्स, ठीक है, मे स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, वो हो सकता है हमारी सप्लाई लिस्ट में ना आ सके। इंक्लूडिंग ऑल द, अच्छा ये करेगा, बाय इंक्लूडिंग ऑल द सप्लायर्स हु हैड सप्लाइड गुड्स टू एल ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years। कह रहे पिछले 5 सालों में जिसने भी माल सप्लाई किया है सबको अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट में डाल दो। एक तो ये कि 2000 पुरानी लिस्ट थी, दूसरा ये कि जिसने भी सप्लाई किया है, चाहे घटिया सप्लाई किया है चाहे अच्छा सप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं है, सबको इंक्लूड कर दो। ये क्राइटेरिया ठीक है क्या कि जिसने भी सप्लाई किया सबको इंक्लूड कर दो? तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड, जिससे हमने सप्लाई ली है और जिसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री रही है, जो प्राइस लो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें सेल करता रहे, सिर्फ उसका नाम अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए। तो इसमें 2 गलतियां होगी, एक तो लिस्ट पुरानी है और दूसरा उस लिस्ट का क्राइटेरिया जो ऐड करने का है वो ठीक नहीं है। Later some suppliers were added to the list on the recommendation of the store manager। ये भी सेम क्राइटेरिया से रिलेट करता है कि स्टोर मैनेजर की रिकमेंडेशन पे उसके कहने पे ऐड थोड़ी हो सकता है अपने भाई की कंपनी को ऐड करवा दे। ये तो मार्केट में रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे उनको ऐड करना चाहिए, किसी की सिफारिश पे या कहने पे थोड़ी ऐड कर देना चाहिए।
तो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड में 2, एक है लिस्ट पुरानी है अप्रूव्ड लिस्ट, दूसरा है जो अप्रूव्ड लिस्ट में सप्लायर्स को ऐड किया वो सही क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा उसने 2 एग्जांपल दिए लेकिन दोनों एक ही पॉइंट से रिलेट करते हैं ना कि क्राइटेरिया ऑफ एडिंग सप्लायर्स ठीक नहीं है। एक में कह रहा है कि जिसने भी पिछले 5 सालों में सप्लाई किया सबको ऐड कर दो, और दूसरे में कह रहा है कि स्टोर मैनेजर की रिकमेंडेशन जो जिस चीज को स्टोर मैनेजर कहे उस सप्लायर को ऐड कर दो। दोनों ही बातें गलत हैं। क्राइटेरिया दोनों क्राइटेरिया गलत है। गलत है सर, गलत क्या गलत है सर, दोनों बातें गलत है कौन सी बातें सर। एक वो क्राइटेरिया वाली कि वो सीनियर मैनेजर की रिकमेंडेशन से सीनियर मैनेजर की रिकमेंडेशन पे ऐड करा, शाबाश। पिछले 5 साल में जिसने भी सप्लाई किया है सबको ऐड, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इख्तलाफ। आगे चले नहीं, एंड पे एकदम ना कहिएगा सर कुछ समझ नहीं आया, अभी समझ नहीं आया तो साथ साथ क्लियर करते जाए। When a purchase requisition is received, 5 most experienced suppliers are contacted. ये ऐसे होना चाहिए, मोस्ट सप्लायर के सारे अप्रूव्ड सप्लायर से कोटेशन लेनी चाहिए, सारे अप्रूव्ड सप्लायर। और नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, टेंडर चलाया जाता है कि सारे अप्रूव्ड सप्लायर्स मुतवज्जे हों, हमें ये सामान चाहिए। तो 5 मोस्ट सप्लायर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग सप्लायर्स को कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये वीकनेस है। पॉसिबल है कि कोई सप्लायर आपको इनसे भी लो रेट पे सप्लाई करने को तैयार हो, गुड क्वालिटी की चीज सप्लाई, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपने वेस्ट कर दी। कैसे वेस्ट कर दी? सिर्फ 5 मोस्ट एक्सपीरियंस को कांटेक्ट करके। तो उसमें कितनी होगी वीकनेस अभी तक? 3 होगी। परचेज एंड परचेज ऑर्डर इज इशूड टू द मोस्ट एक्सपीरियंस सप्लायर प्रोवाइडेड ही एग्रीज टू सप्लाई द गुड्स ऑन द सेम प्राइस व्हिच वाज पेड बाय एएल ऑन द लेटेस्ट परचेज। और मोस्ट एक्सपीरियंस सप्लायर को परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है अगर वो उसी रेट पे सप्लाई करने को तैयार हो जाए जिस पे लास्ट परचेज हुई है। क्या पता प्राइस कम हो गई हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। ठीक है, जब आपने सप्लायर्स को कांटेक्ट किया तो उनकी कोटेशन लेके जो मिनिमम कोटेशन हो उस पे परचेज ऑर्डर इशू करना चाहिए। वो किस पे परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं? सेम प्राइस पे। तो फायदा किधर हुआ? वो लोअर रेट कोटेशंस कॉल होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा है परचेज सिस्टम में कहीं पे कि कोटेशंस कॉल हो, कोटेशंस नहीं कॉल हो रही नहीं। तो यहां तक हमारा एक ये कि उसने कोटेशंस, ये एक वीकनेस बनती है कि 2? के सप्लायर को सेलेक्ट करने से पहले कोटेशंस कॉल नहीं की जा रही। परचेज ऑर्डर आर इशूड विदाउट ऑब्टेनिंग कोटेशन फ्रॉम सप्लायर्स। ये एक बंदा है, 2 बंदे, एक प्राइस वाले और एक कोटेशन, और एक के प्राइस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। दूसरा ये भी तो ये हो सकता है प्राइस कम हो गई हो पिछली बार नहीं। इस पैराग्राफ में मैं ये पूछ रहा हूँ, उसने हमें ये बताया एक कि आप सारे सप्लायर से कोटेशन नहीं ले रहे, और दूसरा मिनिमम प्राइस पे ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लास्ट प्राइस पे ऑर्डर एक्सेप्ट कर, लास्ट प्राइस पे। तो ये मुझे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। हाँ चलें, इसको बहरहाल टू बी ऑन सेफ साइड एक कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 3 वीकनेसेस हो गए। पहली कौन सी थी? लिस्ट अपडेट नहीं हो रही। दूसरी, एडिशन जो हो रहा है सप्लायर्स का वो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तीसरा, ऑर्डर इशू किया जा रहा है विदाउट कोटेशंस। परचेज ऑर्डर इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ ईमेल बाय परचेज मैनेजर। हाँ, अब यहां पे याद है ईमेल एक्नॉलेजमेंट वसूल नहीं की, हो सकता है ईमेल उसकी नजरों से ना गुजरे,
जी। A copy of the email is also sent to the store manager and the finance manager. In case of large or unusual purchases, purchase requisition and purchase order are also authorized by the store manager prior to sending the email. स्टोर मैनेजर के पास तो अथॉरिटी होनी, हमने स्टडी किया था, परचेजिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट परचेज कर रहा हो, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो इसकी ऑथोराइजेशन है वो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ही देनी चाहिए। स्टोर वाला तो खुद उसको सामान चाहिए, वो खुद ऑथोराइज करेगा कि मुझे किससे खरीदना है। तो ये पांचवी गलती हो गई क्या, कि जो परचेजेस हैं चाहे लार्ज और अनयूजुअल हैं, लेकिन जो भी परचेजेस हो वो ऑथोराइज होनी चाहिए परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से। वेयर हाउस वाले को परचेजेस ऑथोराइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो नहीं, उस अथॉरिटी में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ना। 4. On receiving the goods, store officer agrees the good dispatch note of the supplier with the purchase order to ensure that description of good is the same as they were ordered by AL. एक क्वालिटी चेक नहीं हो रही, एक और भी मसला है। हाँ, अपने परचेज ऑर्डर के साथ उसको मैच करना चाहिए, कस्टमर के ऑर्डर के साथ मैच नहीं करना चाहिए। कस्टमर के परचेज ऑर्डर को जो कस्टमर के जो सप्लायर के जीडीएन के साथ परचेज ऑर्डर को मैच नहीं करना चाहिए, बल्कि परचेज ऑर्डर को सप्लायर के जीडीएन की बजाय अपने जीआरएन के साथ मैच करना चाहिए। फिर सुनना है, कर क्या रहा है, एक परचेज ऑर्डर है, हमारे पास भी वही है, सप्लायर के पास भी वही है, सप्लायर ने चीज़ें भेजी, सप्लायर ने चीज़ों के साथ अपना जीडीएन भेजा होगा, हमारे पास गोदाम में चीज़ें आई, हमने चीज़ें चेक करके उन्हें अपने सेल्स ऑर्डर के परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना है। वो कहता है आप जब चीज़ें वसूल हुई हैं उसे अपने परचेज ऑर्डर की बजाय सप्लायर के जीडीएन के साथ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है, हो सकता है हमने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया हो, उसने 80 भिजवाए और 80 का ही जीडीएन दिया, तो हम मैच कर रहे हैं और हम कह रहे हैं पूरा है। हमें तो अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए ना, हमने कितनी मंगवाई चीजें। एक मिनट है, स्टोर ऑफिसर एग्रीज द गुड डिस्पैच नोट ऑफ सप्लायर विद द परचेज ऑर्डर। तो यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, यहाँ एक मिनट, परचेज ऑर्डर हमारा है, चीजें जब आई हमने ये चेक करना है हमारे परचेज ऑर्डर के मुताबिक चीजें आई कि नहीं आई, तो परचेज ऑर्डर को किसके साथ मैच करना, जीडीएन उसका है, सप्लायर का है। शाम को कोई क्लास नहीं होती है भाई, मेरी बात सुनो, हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं। एक मिनट है, खरीद रहे हैं। सप्लायर बेच रहा है, सप्लायर बनाएगा जीडीएन, हम वसूल करके बनाएंगे जीआरएन। हमने देखना है जो चीजें आई हैं वही हैं जो हमने ऑर्डर की थी कि नहीं, तो हमने परचेज ऑर्डर को मैच किसके साथ करना है? तो बस रिसीव कर लिया है ना, रिसीव कर ली है चीजें, ऑन रिसीविंग द गुड्स, चीजें रिसीव कर ली हैं, इसका मतलब है जीआरएन बन गया, तो हमें उसके जो गुड्स रिसीव उसके साथ मैच करना चाहिए ना भाई। ठीक है, नहीं तसल्ली है कि नहीं आपकी? नाराज लग रहे हैं? नहीं है नाराज, उसमें नहीं। चलिए भाई, ये जीडीएन की बजाय जीआरएन के साथ मैच करना चाहिए परचेज ऑर्डर को। आगे चलते, कितने इम्प्लीकेशन हो सकता है कि जो हमने गुड्स मंगवाई थी वो उतनी ना हो, जो उसने गुड्स भेजी हैं
उससे मैच ना करें, ठीक। An acknowledgement copy of GDN is given to the supplier and another copy is sent to the accounts department. GDN GRN है हमारा, ठीक है। तो इस पे GRN, वो बेसिकली GDN पे ही साइन कर रहा है, अपना GRN नहीं बना रहा। इसे चाहिए कि अपना GRN बनाए, गुड रिसीट नोट बनाए। अच्छा, आप भी यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं कि ये GRN, ये सप्लायर का GDN यूज कर रहा है, इसे हाँ गलत कर रहा है ये चीज। अब सेम पेज पे हुए हम, सप्लायर का GDN, इसे सप्लायर के GDN की बजाय अपना GRN यूज करना चाहिए, उस पे साइन करके देना चाहिए। जो GRN हम बनाएंगे वो गुड रिसीट के हिसाब से बनाएंगे कि जो गुड रिसीव हुई हैं वो कितनी हुई हैं, फिर उस पर साइन करेंगे, उस पर साइन करेंगे। नहीं, मसला ये हो सकता है उसने गुड्स डिस्पैच नोट ज्यादा का बना दिया हो और एक्चुअली जो गुड्स रिसीव हुई हैं वो कम भेजी हो, असल मसला ये है। तो हमने जब ओके करना है तो परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना है तो गुड रिसीट नोट को करना चाहिए ना, सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट को तो नहीं करना चाहिए। स्टोर, ये एक ही वीकनेस है कि इसमें अपने GRN के बजाय सप्लायर के GDN को यूज किया जा रहा है। 5. Store department prepare sequentially numbered good receipt note which is signed by the store officer after counting the goods received. गुड रिसीव्ड करने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है। अब ये देखिए गुड रिसीट नोट बन रहा है लेकिन बाद में चेकिंग वो सारी अपनी पहले कर रहा है। एंट्री इन द स्टोर लेजर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ GRN। हाँ, यहां पे अब देखिए क्वालिटी के बारे में साइलेंट है वो। तो मैंने आपको एक ये बात कि जब भी चीजें रिसीव हो कंफर्म है क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्वालिटी का जिक्र नहीं करता तो अज्यूम करेंगे क्वालिटी की इंस्पेक्शन नहीं हो रही। उसी तरह स्टॉक काउंट में कंफर्म है कि उसने कंडीशन को चेक करना है इन्वेंट्री की, डैमेज आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो कंडीशन को चेक नहीं, क्या कंफर्म है नहीं हो रही ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई। तो यहां पे वो रिसीव कर रहा है लेकिन कंडीशंस के बारे में, क्वालिटी के बारे में नहीं बताया। तो हम इसमें चेक उसको बताएंगे कि क्वालिटी को भी आपको इंस्पेक्ट करना है। 6. ऑन रिसीविंग इनवॉइस purchase is recorded by the accounts department after compare the quantity received as per GDN with purchase order and the invoice। नहीं, यहाँ पे मसला GRN नहीं है, वो तो हमने पहले कमेंट भाई एक वीकनेस को एक दफे डिस्कस करेंगे ना, ऊपर हमने जब डिस्कस कर दिया यहाँ पे GDN की वीकनेस को, यहाँ पे इनवॉइस पे रिकॉर्डिंग है तो किस पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, GRN की बेस पे परचेज रिकॉर्ड होने चाहिए परचेज, वरना इस केस में क्या होगा, पेंडिंग GRN का केस राइज होगा कि कुछ गुड्स रिसीव हो चुकी हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस नहीं भेजी। ठीक है, पॉइंट 5 में वो परचेज ऑर्डर होगा तो GRN से ले रहा है परचेज GRN से तो वो प्राइस ले रहा होगा रेट। Store department prepares sequentially numbered good receipt note which is signed by store officer after counting the goods received। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंट्री इन द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर से मुराद क्या है, वो FIFO इन्वेंट्री लेजर कार्ड। वो कह रहा है उसमें इन्वेंट्री की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ GRN। नहीं, GRN में क्वांटिटी होगी, गुड रिसीट नोट में क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ये ठीक कर रहा है जी। क्लियर, इसमें अब बताइए जरा क्विक सी समरी हमें बता दीजिए, इसमें कौन कौन सी वीकनेसेस हमने डिस्कस की हैं। इसमें ये सिस्टम कौन सा था, परचेज सिस्टम, और इसमें कौन कौन सी वीकनेसेस थी। पहला, सप्लाई की लिस्ट आउटडेटेड थी,
क्राइटेरिया सप्लायर्स का ऐड करने वाला ठीक नहीं था, कोटेशंस कॉल नहीं की जा रही थी, लो रेट्स पे एक्नॉलेजमेंट परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथोराइज, लार्ज और अनयूजुअल आइटम्स जो है वो स्टोर मैनेजर ऑथोराइज कर रहा था, ईमेल के जरिए से कंफर्म जीआरएन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा था, जीआरएन प्रिपेयर नहीं कर रहा था और परचेज ऑर्डर को उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा था, इनवॉइसेस शिपमेंट की क्वालिटी इंस्पेक्ट नहीं हो रही थी, और परचेज इनवाइस से देख के जीआरएन बन रही थी, जीआरएन परचेज इनवाइस से बन रही थी, जो एंट्री है वो जीडीएन की बेस पे हो रही थी, हालांकि उसे इन्वेंट्री इनवाइस की बेस पे, हालांकि उसे जीआरएन की बेस पे होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब हो गए हमारे सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम। अब चलते हैं आगे। ये कौन सा सिस्टम आया? इंस्पेक्ट ऑफ पेरोल सिस्टम ऑफ टी कंपनी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज, recommend a control to address each of these deficiencies, control recommendation भी देंगे, describe a test of control we and company should perform to assess if each of these controls is operating, कह रहा है assume कीजिए कि ये कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, यानी आपकी रिकमेंडेशन अगर अप्लाई कर दी जाती है तो इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अभी मैंने आपको नहीं सिखाया, अभी सिर्फ आपको कंट्रोल एक्टिविटीज और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना सिखाई है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, मॉर्निंग के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। अभी रिक्वायरमेंट 3rd को रहने दे, सिर्फ वीकनेसेस रिकमेंडेशंस को आइडेंटिफाई करना। और ये सिस्टम कौन सा पता चल रहा है? पेरोल सिस्टम। चलिए ये तो आज ही पढ़ा है हमने, चलिए फिर अब देखते हैं कि हमने सही पढ़ा कि नहीं आज। टी कंपनी ऑपरेट्स ए चेन ऑफ होटल्स अक्रॉस द कंट्री. T employs in excess of 250 permanent employees and its year end is 31 अगस्त 2014. You are the audit supervisor of V&D company and are currently reviewing the documentation of T's payroll system detailed below in preparation for the interim audit. बताइए यहाँ तक क्या वीकनेस है? अभी तक सिस्टम ही नहीं बताया था, वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करें? अभी तो वो उसके बिजनेस के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। T's payroll system. Permanent employees work a standard number of hours per week as specified in their employment contract. कोई प्रॉब्लम? आगे चलो। However, when the hotels are busy, ये कोई होटल है, होटल मेंटेन कर, staff can be requested by management to work additional shift as overtime. ओवरटाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टाफ से कि भाई बिजी है, मसरूफियत है। दिस कैन ईदर बी पेड ऑन ए मंथली बेसिस और टेकन एज डेज ऑफ। नहीं तो ठीक है ना, यहाँ तो छुट्टियां ले लें, ओवरटाइम लगाए, यहाँ तो बदले में पैसे ले लें, छुट्टियां ले लें, इस पूरे पॉलिसी है उनकी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पॉलिसी में? आगे चलते हैं जी। ओवर टाइम की रिकॉर्डिंग देखें, ओवर टाइम की अप्रूवल होनी चाहिए, अप्रूवल नहीं हो रही वो प्रॉब्लम है। जो आवर्स वर्क्ड है उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर आवर्स वर्क्ड को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक उसने कोई जिक्र नहीं किया कि आवर्स वर्क्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, ओवर टाइम के बारे में अप्रूवल हो रही, अभी जिक्र नहीं किया। आपकी बात ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, आवर्स वर्क्ड की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो ओवर टाइम या बोनस पे किए जाएं उनकी अप्रूवल होनी चाहिए। एग्री करता हूं, लेकिन अभी तक उसने जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने वीकनेसेस के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया। Employees record any overtime worked and days taken off on weekly overtime sheet which are sent to the payroll department. Employee रिकॉर्ड करते हैं overtime work। अच्छा एक मिनट ठहरिए,
दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी, सुपरवाइजर ही ओवर टाइम रिकॉर्ड करे और साइन करे। दूसरी पॉसिबिलिटी, एम्प्लॉय ओवर टाइम को रिकॉर्ड करे और सुपरवाइजर उसको साइन करे। इन दोनों में फर्क है कोई? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, सेम। जब वो साइन कर रहा है सुपरवाइजर तो उसका मतलब चेक करके कर रहा है कि ऑथराइज है कि नहीं। हाँ, अगर ऐसे होता कि एम्प्लॉय फिल कर रहा है, उसकी अप्रूवल कोई नहीं हो रही, अप्रूवल के बगैर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जा रहा है, वो वीकनेस होती। तो यहां पे कोई वीकनेस, फिर पढ़ ले, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एनी ओवरटाइम वर्क एंड डेज टेकन ऑफ ऑन वीकली ओवरटाइम शीट व्हिच आर सेंट टू द पेरोल डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यहां पे अभी अप्रूवल का नहीं उसने बताया, आगे चल के देखते हैं कि अप्रूवल की हो रही है कि नहीं हो रही, होनी चाहिए। The standard hours per employee are automatically set up in the system and the overtime sheets are entered by clerks into the payroll package, which automatically calculates the gross and net pay along with relevant deduction. तो अभी तक के डिस्कशन में ओवरटाइम की अप्रूवल नहीं हो रही, तो ये वीकनेस होगी, अप्रूवल नहीं ना हो रही। These calculations are not checked at all. कोई भी पेरोल की कैलकुलेशन हो, इंडिपेंडेंट पर्सन को रीचेक करनी चाहिए। जैसे सेल इनवॉइस प्रिपेयर हो जाए, इंडिपेंडेंट पर्सन को रीचेक करनी चाहिए। जैसे गुड डिस्पैच नोट एक इंडिपेंडेंट पर्सन को डिपार्टमेंट रीचेक करनी चाहिए, उसी तरह पेरोल की कैलकुलेशन भी किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को रीचेक करनी चाहिए, जो कि यहां पे नहीं हो रही। तो दूसरी वीकनेस, पहली वीकनेस क्या थी? ओवरटाइम की अप्रूवल नहीं हो रही। दूसरी वीकनेस क्या है? कि पेरोल की कैलकुलेशंस चेक नहीं हो रही। किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को वो अगर कोई ओवरस्टेट कर दे, अपनी ही सैलरी को डबल कर दे, तो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करने वाला तो होना चाहिए। दो गलतियां। The wages are increased by the rate of inflation each year and the clerks are responsible for updating the standing data in the payroll system. स्टैंडिंग डाटा से मुराद होता है वो डाटा जो कि हाईएस्ट नेचर का हो, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा हो किसी भी सिस्टम में। ऐसा डाटा जो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता, इसे स्टैंडिंग या मास्टर डाटा कहा जाता है। स्टैंडिंग या मास्टर डाटा कहा जाता है। जैसे सेल्स सिस्टम में क्रेडिट लिमिट या प्राइस ऑफ गुड्स, ये ऐसा डाटा है जो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता। तो यहां पे जो उनका आर्ली रेट है, भाई वर्कर्स का आर्ली रेट, क्या जो पेरोल प्रोसेस कर रहा है इसके पास वर्कर्स के आर्ली रेट को चेंज करने की अथॉरिटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और अगर ये आर्ली रेट मैन्युअली एंटर कर रहा है, इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक करे। अब यहाँ पे उसने क्लियरली कहा है कि जो प्रिपेयर करने वाला बंदा है वही स्टैंडिंग डाटा को अपडेट भी कर रहा है। तो ये वही चीज हो गई जिसमें हमने कहा था कि सेल्स टीम के पास प्राइस या डिस्काउंट की इजाजत, चेंज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो डायरेक्टर ने जो प्राइस सेट कर दी वही होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लर्क उस पेरोल फाइल का स्टैंडिंग डाटा, मास्टर डाटा चेंज कर रहा है। वीकनेस है। एक्सेस राइट रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, इसके पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए स्टैंडिंग फाइल डाटा को चेंज करने की। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज आर पेड ऑन ए मंथली बेसिस बाय बैंक ट्रांसफर फॉर देयर कॉन्ट्रैक्टेड वीकली आवर्स एंड फॉर एनी ओवरटाइम वर्कड इन द प्रीवियस मंथ। If employees choose to be paid for overtime, authorization is required by department heads of any overtime in excess of 30% of standard hours. हाँ, ओवरटाइम की बात अब कर रहा है। ओवरटाइम की बात देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के तो फिर वीकनेस आइडेंटिफाई करवाया था। आपने ऊपर मुझे वीकनेस आइडेंटिफाई करवा दी कि अप्रूवल नहीं हो रही, और नीचे उसके बारे में वो बता रहा है। क्योंकि एग्जाम में फिर अगर मैंने ऐसे लिख दिया फिर क्या होगा, रिकॉर्ड ऐसे देगा। उससे बेहतर नहीं है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, आप पढ़ के। लेकिन यहाँ पे देखें,
हमारी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज होगी। पहले हमने लिखा था कि ओवरटाइम की अप्रूवल हो ही नहीं रही, वो वीकनेस थी। अब यहाँ पे वीकनेस क्या बन रही है कि 30% से ज्यादा की अप्रूवल हो रही है। अगर ओवरटाइम 30% तक है, स्टैंडर्ड आवर्स के 30% तक ओवरटाइम है, इसकी कोई अप्रूवल नहीं कर रहा, अप्रूवल के बगैर प्रोसेसिंग हो जाती है। इसका मतलब है महीने में अगर फर्ज कीजिए आप 250 घंटे काम कर रहे हैं और आप उसमें से 50 घंटे भी ओवर टाइम क्लेम कर लेते हैं, तो बगैर किसी ऑथोराइजेशन अप्रूवल के आपको पेमेंट हो जाएगी। ये कंफर्म वीकनेस है। ये वही बात है, ओवर टाइम की अप्रूवल नहीं हो रही, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट बना दी कि इस लिमिट तक नहीं हो रही। If employees choose instead to take days off, the payroll clerk should check back to the overtime worked report. However, this report is not always checked. कि अगर वो कहते हैं कि जी हमें पेमेंट नहीं, छुट्टियां चाहिए, तो छुट्टियां भी जो उनको अलाउ करनी चाहिए, जितना ओवरटाइम लगाया उस लिहाज से अलाउ करनी चाहिए। वो कह रहे हैं जितनी क्लेम की होती है ना, कभी कभार वो मैच करता है कि ओवरटाइम कितना लगाया उस लिहाज से छुट्टियां मैच करके चेक करके अप्रूव करता है, और कभी चेक किए बगैर ही छुट्टियां दे देता है। ओवरटाइम लगाया हो 24 घंटे, छुट्टियां कितनी होनी चाहिए? 3 छुट्टियां होनी चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉय 6 छुट्टियां क्लेम कर ले, वो चेक ही नहीं कर रहा। इस पैराग्राफ में 2 वीकनेसेस सामने आई हमारे। कौन सी? एक 30% तक ओवरटाइम पे होता है तो उसकी अप्रूवल नहीं होती, और दूसरा ओवरटाइम के साथ कैलकुलेशन को हमेशा चेक नहीं किया जाता। लास्ट, ओवरटाइम वर्क रिपोर्ट विच डिटेल्स एनी ओवरटाइम रिकॉर्डेड बाय एम्प्लॉय इज रन बाय द पेरोल डिपार्टमेंट वीकली एन ईमेल टू डिपार्टमेंट हेड फॉर ऑथराइजेशन। द पेरोल डिपार्टमेंट आस्क्स डिपार्टमेंटल हेड्स टू ओनली रिपोर्ट इफ देयर आर एनी एरर्स रिकॉर्डेड। पेरोल डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को ईमेल सेंड करता है और कहता है कि जी अगर गलती है तो फिर रिपोर्ट करो, वरना रिपोर्ट ना करो, यानी ये नेगेटिव कंफर्मेशन। तो बताइए क्या नेगेटिव कंफर्मेशन रिलायबल होती है भला? नहीं। इसका मतलब ये हुआ हो सकता है ईमेल उस तक पहुंचे ही ना, हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन वो रिपोर्ट करे और हमें इस पेरोल वाले को ना पहुंचे। और जब ईमेल नहीं पहुंची किसी पार्टी को, वो समझ रही होगी कि सारी कैलकुलेशन ठीक है। तो ये तीसरी गलती। क्लियर? तो ये था हमारा पेरोल सिस्टम। अब जरा बताइए पेरोल सिस्टम में क्या क्या एरर्स थे? सबसे पहले कैलकुलेशन, जो वेजेस की कैलकुलेशन कर रहा है वो कोई अदर पर्सन रीचेक नहीं कर रहा। स्टैंडिंग डाटा वो खुद चेंज कर रहा था, हालांकि इससे डायरेक्टर्स को चेंज करना चाहिए था। 30% तक ओवरटाइम क्लेम करे, कोई अप्रूवल नहीं। अगर डेज को ऑफ ले, उसकी भी चेकिंग बाजुकात नहीं होती। और लास्ट जो कैलकुलेशन जो कंफर्म करवाई जाती है ईमेल के जरिए, उसकी कंफर्मेशन नहीं ली जाती। हालांकि हमेशा कंफर्मेशन लेनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए कि सर आपने ये रिसीव कर लिया डाटा और आपके ख्याल में ठीक है। चलिए 18A, छोटा सा क्वेश्चन है मजे का। अच्छा ये चुटकियों में हो जाए, 5 मिनट। कह रहा है लिस्ट द वीकनेस इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ काउंटिंग इन्वेंट्री एट डिपो 9। वीकनेस, वीकनेस से क्या पता चला? रनर कंट्रोल वीकनेस। सिस्टम कौन सा है? कह रहा है फॉर ईच वीकनेस एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ वीकनेस एंड स्टेट हाउ दैट वीकनेस कैन बी ओवरकम। शाबाश। कह रहा है ऑन द डे ऑफ द इन्वेंट्री काउंट, जिस दिन इन्वेंट्री काउंट होना था उस दिन क्या क्या हो किया, तो इसका मतलब है आपको आता होगा। अभी अच्छा अभी प्री नंबर काउंट 1 मिनट है, ये है 6। मैं रैंडमली 3 पॉइंट्स उठाऊंगा और 3 स्टूडेंट से पूछूंगा।
अगर ठीक बता दिए तो फिर छुट्टी। मेरे ठीक है, नहीं नहीं मिडल वाली स्टूडेंट, सेकंड में बताइए कोई प्रॉब्लम है। All count staff were drawn from the inventory warehouse and were counting in teams of 2. टीम्स ऑफ 4 होनी चाहिए, टीम्स ऑफ 3, टीम ऑफ 1 होनी चाहिए। ये हाल है। इंडिपेंडेंट टीम क्यों? इन्वेंट्री वेयरहाउस वाले ही स्टॉक काउंट करेंगे। चोर से पूछेंगे स्टॉक पूरा है तो रिकवर कर लेगा। तो रिकमेंडेशन क्या है? एक बच्चों और पर एक बच्चों। ओके जी भाईजान, कॉर्नर वाले भाई तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुई कि किस टीम ने कौन सा इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, एरिया वेरीफाई कर। और वो ज़बानी याद करने के लिए उन्हें कहा गया है, रिटर्न नहीं है। शाबाश, ठीक है, दो हो गए, लेकिन एक ने सही जवाब दिया, एक ने गलत दिया। 3 जवाब सही चाहिए मुझे। मेरे कहने का मतलब यही था। 3 सवाल पूछेंगे तो मतलब तीनों ने सही जवाब देना, तो छुट्टी होगी ना। ऐसा थोड़ी है 3 सवाल पूछो तीनों गलत है और मैं कहूँ छुट्टी कर ले। हाँ वाह भाई, गलत जवाब देने पे भी छुट्टी मिलती है। जी मेरे भाई, ये जो इतने, हाँ जी गौर से आप देख रहे हैं, आप नंबर 6 मैंने पूछा ही 6 है। खुदा कहो। At the end of all count sheets were collected and the numeric sequence of the sheets checked. The sheets were not signed. क्यों साइन नहीं होंगी तो क्या मसला है? अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा। हमने वर्किंग पेपर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी पढ़ा था ना, क्या कि सर वो जो पेपर हो वो ड्यूली साइंड हो, अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन होते हैं। नहीं एक मिनट है, ये मेरा सैंपल सही सेलेक्ट नहीं। अब मैं सैंपल करता हूँ सही सेलेक्ट। पहला, शाबाश, पहला बताइए। बैलेंसेस आ रहे हैं जबकि नहीं होने, वो बगैर वेरिफिकेशन के खुद कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, आज हमने चारों सिस्टम जो है उनका एक एक क्वेश्चन, 5वां कराया गया। ये 5वां ये भाई बताएगा। फ्री नंबर क्या नहीं है, नॉट लगे, हाँ सब ठीक है। फ्री नंबर नहीं है, पहले से फ्री नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हमने आज चारों सिस्टम का, सेल सिस्टम का भी क्वेश्चन किया, परचेज सिस्टम का भी, पेरोल का भी और एक इन्वेंट्री का भी। अब आप इसका मतलब है होम असाइनमेंट बड़ी आसानी से कर सकेंगे। जो असाइनमेंट दी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले से किया, यानी रिटन फॉर्म में किया हुआ आपने पहले। सिर्फ की पॉइंट्स लिख दीजिएगा, उस सूरत में सिर्फ की पॉइंट्स लिख दिया। ठीक, चलिए। अच्छा, वैसे कितने स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली कर रहे हैं? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमें अल्लाह हाफ़िज़।